वेलकम स्टूडेंट्स। राजनीति विज्ञान के पेपर फर्स्ट की कक्षा में बीए फाइनल ईयर के विद्यार्थियों का स्वागत है। हम राजनीति विज्ञान के यूनिट बी में जो प्रमुख राजनीतिक दार्शनिक हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें यूनिट बी में कुल हमारे 4 राजनीतिक दार्शनिक हैं। मैकियावेली हैं, होब्स है, लोक है, रूसो है। हमने अभी तक मैकियावेली का अध्ययन कर लिया है, होब्स का कर लिया है। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो है जॉन लॉक कि जो जॉन लॉक है इनके प्रमुख राजनीतिक विचार क्या हैं या राजनीति दर्शन को इनका क्या योगदान है। अगर जॉन लॉक के हम लाइफ हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे कि 1632 से 1704 तक इनका लाइफ स्पैन रहा है। अब जॉन लॉक भी होब्स की तरह एक अनुबंधवादी विचारक है। यह राज्य का जो आधार है वह सामाजिक समझौते को मानता है। जॉन लॉक भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में बिलीव करता है। अब होब्स, लॉक और रूसो तीनों ही कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट हैं, तीनों ही अनुबंधवादी विचारक हैं। अब जब जॉन लॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं तो जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है, या जॉन लॉक को के अंदर उदारवाद की आत्मा निवास करती है, ऐसा माना जाता है। अब इस संबंध में जॉन लॉक के जब जीवन परिचय की हम बात करते हैं कि जॉन लॉक का क्या जीवन परिचय रहा, क्या इनकी अध्ययन पद्धति रही, क्या इनका प्रमुख जो ग्रंथ हैं वे रहे, उनकी हम आज बातचीत करेंगे। तो जॉन लॉक, जैसा कि मैंने बताया कि यह एक अनुबंधवादी विचारक है। जॉन लॉक इंग्लैंड का रहने वाला था कि अब राजनीति दर्शन में कहाँ का योगदान में वृद्धि हो गई, इंग्लैंड का प्रभाव बढ़ने लग गया था कि आधुनिक युग में जैसे होब्स था, होब्स इंग्लैंड का रहने वाला था, जॉन लॉक है वह भी इंग्लैंड का रहने वाला था। इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ था 1632 ईस्वी में। और जॉन लॉक के समस्त जीवन काल में हम देखते हैं कि इंग्लैंड में जो राजनीतिक उथल पुथल का साल रहा था कि जॉन लॉक के जन्म के कुछ समय बाद ही हम देखते हैं कि इंग्लैंड में गृह युद्ध आरंभ हो गया था। गृह युद्ध आरंभ होने के पश्चात वहाँ राजतंत्र और गणतंत्र समर्थकों में संघर्ष हुआ और गणतंत्र की स्थापना कर दी गई थी। और उसके बाद पुनः क्रोमवेल की मृत्यु के बाद राजतंत्र की स्थापना हो गई थी। तो इस संबंध में हम देखते हैं कि जॉन लॉक के जो पिता थे वे संसदीय गणतंत्र के समर्थक थे और उन्होंने क्रोमवेल के समय में संसदीय जो गणतंत्र की स्थापना में एक जो आंदोलन था उसकी अगुवाई की थी। इसलिए जॉन लॉक का मानना है कि यह व्यक्ति के जो स्वभाव है वह आपस में समझौते वाला है। जॉन लॉक का मानना है कि व्यक्ति स्वभाव से एक दूसरे के साथ सहयोग वाला है, इसलिए क्योंकि यह गणतंत्र समर्थक था। और जॉन लॉक जो अपना समस्त जो विचारों का आधार रखता है वह अपने अनुभववाद को रखता है कि जॉन लॉक अनुभववाद और विवेकवाद इनमें विश्वास करता है। तो अब जब हम जॉन लॉक के जीवन परिचय की बात कर रहे हैं तो ये एक ब्रिटिश या इंग्लैंड में पैदा हुआ राजनीतिक दार्शनिक है। इसके इस जीवन काल में ब्रिटेन में अनेक राजनीतिक उथल पुथल इसने देखी थी जिसका इसके विचारों पे प्रभाव रहा था। कि इसने अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा है ऑक्सफोर्ड से प्राप्त करने के पश्चात यह जो डॉक्टर जॉन था उसके संपर्क में आ गया था। और उसके बाद यह जो ब्रिटेन का प्रसिद्ध दल था विग पार्टी का जो नेता था एस्ले, लॉर्ड एस्ले, तो लॉर्ड एस्ले के संपर्क में आ गया था कौन, जॉन लॉक। तो लॉर्ड एस्ले जो कि वहाँ का लॉर्ड चांसलर भी
ब्रिटेन का बना था। तो लॉर्ड एस्ले के संपर्क में आने से ब्रिटेन की जो संसदीय गणतंत्र था उसके निकट संपर्क में जॉन लॉक रहा था, और उन राजनीतिज्ञों के व्यवहार को इसने प्रत्यक्ष रूप से अनुभववाद के आधार पर देखा भी था। इसलिए जॉन लॉक जो है वह और ज़्यादा संसदीय शासन व्यवस्था के संपर्क में आ गया, उससे और ज़्यादा वह प्रभावित होता गया, और उससे प्रभावित होने के कारण इसमें कि व्यक्ति के अच्छाई की तरफ, इसका सहयोगवाद की तरफ उसका ध्यान गया। तो इस प्रकार कि जॉन लॉक जो है वह लॉर्ड एस्ले के संपर्क में आया, ब्रिटेन के इसके राजनीति के जो दिग्गज नेता थे उस समय के उनके संपर्क में आया, और जब लॉर्ड एस्ले लॉर्ड चांसलर रहा तब वह इसके निजी सचिव के रूप में इसने अनेक जो विभागों में भी कार्य किया। इसी दौरान हम क्या देखते हैं कि ब्रिटेन के अंदर 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति होती है। क्या होता है? ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 में। क्योंकि जब भी हम क्रांति की बात करते हैं तो क्रांति का मतलब है कि हिंसा के आधार पर, ब्लड शेड के आधार पर क्रांति करना। लेकिन ब्रिटेन की ये जो राजनीति थी बिना किसी बंदूक का एक भी शॉट फायर किए हुए थे, बिना कोई गोली चले हुआ था, इसलिए इसे हम गौरवपूर्ण कहते हैं कि शांतिपूर्वक सत्ता में परिवर्तन हो गया था। कि जैसे ही राजा जो उस समय था ब्रिटेन का जेम्स द्वितीय था, उस जेम्स द्वितीय के राजतंत्र के शासन में अनेक प्रकार के अत्याचार आरंभ हो गए थे, तब संसदीय जो गणतंत्र के समर्थक थे, संसदीय शासन व्यवस्था के संपर्क जो मानने वाले थे, उन्होंने लॉर्ड एस्ले के नेतृत्व में इसके खिलाफ, राजा के खिलाफ, जेम्स द्वितीय के खिलाफ विद्रोह किया। और पड़ोसी जो राज्य था ऑरेंज के राजकुमार विलियम और उसकी पत्नी जो थी मैरी, उन्हें आमंत्रित किया ब्रिटेन की राजगद्दी प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो जेम्स द्वितीय था, राजा था, उसके अत्याचार में वृद्धि हो गई थी, और वह इनके जो सामंत थे या लॉर्ड एस्ले जैसे दूसरे प्रतिनिधि थे, उनकी बातों को मानने से इनकार कर रहा था, या उनकी सलाह के अनुसार कार्य करने की बजाय राजा जो था वह निरंकुश शक्तियों प्राप्त करने में की तरफ अग्रसर हो रहा था। तब इन्होंने पड़ोसी राज्य ऑरेंज के राजकुमार को आमंत्रित किया और उसने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो तब जैसे उसने देखा राजा जेम्स ने कि सभी पक्षों ने उसका साथ छोड़ दिया है, तब वह जेम्स द्वितीय भागकर फ्रांस चला गया और ब्रिटेन में 1688 में सत्ता में परिवर्तन हो गया। और तब फिर 1689 में एक बिल ऑफ राइट्स पर हस्ताक्षर हुए। 1689 का बिल ऑफ राइट्स, ये बिल ऑफ राइट्स था, इसके द्वारा ब्रिटेन में संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना कर दी गई। और इस संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना से, जो कि अब तक चली आ रही है, कि ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट्स के द्वारा 1689 में क्या, जिसके अंतर्गत की वित्त है, सेना है, ये सभी चीज़ें संसद के नियंत्रण में दे दी गई। राजा जो है वह संसद का वर्ष में एक बार अधिवेशन बुलाएगा, स्वयं की अपनी निजी सेना नहीं रख पाएगा। अगर उसे राजा को वर्ष में जो वित्त है उसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी, बजट जो है वह संसद में रखा जाएगा। इस प्रकार क्या कि जॉन लॉक के समय में ही जो कार्यपालिका है या जो राजतंत्र है, जो सत्ता है, वह व्यवस्थापिका के नियंत्रण में आ गई थी। कि हम क्या मानते हैं कि जॉन लॉक संवैधानिक प्रजातंत्र का समर्थक था। क्यों? क्योंकि इसने बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से देखा था कि ब्रिटेन में कैसे अब सत्ता में परिवर्तन हो गया, कैसे सभी लोग आसानी से जो हैं वही अपना कार्य करने लग गए हैं, राजा का हस्तक्षेप उसमें कम होता गया है। इस प्रकार जो बिल ऑफ राइट्स के द्वारा ब्रिटेन जो किस प्रकार की शासन व्यवस्था, अगर ये मानते हैं जॉन लॉक समर्थक है कि वह संसदीय प्रजातंत्र का समर्थक है, संवैधानिक प्रजातंत्र का समर्थक है, क्योंकि उसने अपने जीवन काल में ब्रिटेन के अंदर जो ये चीज़ें थी उनको देखा था। अब जब ब्रिटेन के इस महान उदारवादी विचारक की जॉन लॉक की जब बात करते हैं तो इसकी प्रमुख रचनाएं, तो प्रमुख रचनाओं में इसका सबसे महत्वपूर्ण है 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट और लेटर्स ऑन टॉलरेशन। कि 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट जो है उसके अंदर इसने विरोध किया है
निरंकुश राजतंत्र का जो होब्स के द्वारा किया गया है, कि होब्स कहता है निरंकुश राजतंत्र की स्थापना से स्थायी शासन आ सकता है। यह लोक उसका विरोध करता है, क्योंकि लोक का मानना है कि अगर निरंकुशता रहेगी, मनुष्य का स्वभाव स्वार्थ वाला रहेगा, तो ये 1-2 पीढ़ी से ज़्यादा आगे नहीं चल पाएगा। तो मनुष्य कैसा रहेगा जॉन लॉक के अनुसार, कि मनुष्य जो है वह एक दूसरे के साथ सहयोग करने वाला है। इसलिए वह अपना जो 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट है उसके अंदर यह होब्स के विचारों का समर्थक नहीं है, और इसने होब्स के अलग जो अपने विचार दिए हैं, जो कि सामाजिक समझौता सिद्धांत में हम देखते हैं। दूसरा, लेटर्स ऑन टॉलरेशन, सहिष्णुता पर निबंध के बारे में इसकी हम बात करते हैं। तो सहिष्णुता पर निबंध के बारे में कि इसने किस प्रकार से सहिष्णुता के आधार पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं वो हमारे सामने आते हैं। इस प्रकार जो इसकी प्रमुख रचनाएं हैं उनमें ये प्रमुख रचनाएं हैं कि 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट और दूसरा लेटर्स ऑफ टॉलरेशन। इसके अलावा इसने कैलोनिया के संविधान है उसके बारे में भी लिखा है और अन्य जो ग्रंथों की रचना की है। इसके साथ साथ इसके ऊपर जो प्रभाव है कि सबसे अधिक प्रभाव क्या पड़ा तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का, एस्ले का, कि एस्ले के समर्थन में आने से ही यह उदारवाद का या लिबरल जो थॉट है उसके रूप में उभर कर आता है। दूसरा इसका प्रभाव रहा कि सहिष्णुता संबंधी, कि हुबर का जो इसका प्रभाव रहा है इसके ऊपर, उसके आधार पर भी ये इसके विचार इसने प्रकट किए हैं। तीसरा जो है कि क्योंकि ये ब्रिटिश विचारक है, तो ब्रिटिश विचारक होने के नाते जो व्यक्तिवाद का या व्यक्तिगत संपत्ति का इसके ऊपर प्रभाव रहा है कि व्यक्ति को व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार है, ये जॉन लॉक का मानना था। तो जॉन लॉक का चिंतन जो है वह प्रभावित रहा है तत्कालीन परिस्थितियों से, और उसके अंतर्गत भी इसने मुख्य रूप से किस रूप में हम माने कि जॉन लॉक एक उदारवादी, दूसरा कि यह अनुभववादी, एम्पेरिसिज्म, अनुभववाद का पर आधारित इसके विचार, किसके, जॉन लॉक के। इसके साथ साथ विवेकवाद के आधार पर इसके विचार, कि जॉन लॉक का क्या मानना है कि व्यक्ति जो अनुभववाद है, स्वयं का अनुभव है, उससे ज्ञान प्राप्त करता है और विवेक के आधार पर उसको इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है। इस प्रकार जॉन लॉक का जो राजनीतिक चिंतन है वह उदारवाद पर आधारित है, जिसमें उसने अनुभववाद और विवेकवाद को एक स्तंभ के रूप में प्रयोग में लाया गया है। ये हमने थोड़ा सा जॉन लॉक का जो है वह एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन है कि 1689 के बाद ये ब्रिटिश वो जो ऑरेंज के राजकुमार विलियम के सम्राट बनने के बाद जो अपील्स अधिकारी बना था, अपील्स अधिकारी बनने के बाद 1701 तक रहा, फिर बीमार रहने लग गया था और 1704 में इसकी मृत्यु जॉन लॉक की हो गई थी। अब जो आगे के जो हमारे व्याख्यान होंगे उसमें हम जॉन लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि जॉन लॉक सामाजिक समझौते सिद्धांत के बारे में क्या कहता है। होब्स, लॉक और रूसो तीनों की अलग अलग सामाजिक समझौता हैं और फिर उनका हम एक कंपेरेटिव रूप से स्टडी करेंगे। तब तक कि आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।